आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्लासेंटा प्रीविया के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि एंटीपार्टम हेमरेज का 3 कारण हो सकता है, या तो प्लासेंटा प्रीविया या अब्रेसियो प्लासेंटा या फिर एक भाषा प्रीविया। ठीक है, और भी कई कारण हैं, लेकिन ये तीनों कारण महत्वपूर्ण हैं। तो उसमें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं प्लासेंटा प्रीविया के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो प्लासेंटा होता है अपर सेगमेंट में न रह के लोअर सेगमेंट में रहता है। ठीक है, तो इसमें प्लासेंटा क्या होगा, हमारा जो ओएस होता है नीचे वाला उसके पास में आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में कहते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, इसका इंसिडेंट मेनली कितना % देखने को मिलता है, तो 0.5 से 1% देखने को मिलता है हॉस्पिटल डिलीवरी में। ठीक है, क्योंकि आपको जानते हैं कि ये 80% केसेज मल्टीपारस के वुमेन में देखा जाता है, या जिसका एज 35 ईयर्स से ज़्यादा हो, या पहले सीजरियन हो चुका है, या डीएनसी हो चुका है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण बहुत कंफर्म नहीं है। कोई कहते हैं ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी है, कोई कहते हैं कि परसिस्टेंस ऑफ क्रोनिक एक्टिविटी है। अब ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब आपका फर्टिलाइजेशन ओवम जब इम्प्लांट करने के लिए जाता है, तो वो ऊपर इम्प्लांट ना होकर नीचे इम्प्लांट हो जाता है, वो या ऊपर इम्प्लांट होता है वो स्लिप करके नीचे आ जाता है, जिसके कारण ये होता है। ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो डेसिडुअल रिएक्शन है अपर यूट्राइन सेगमेंट में वो सही से नहीं हो पाता है, इसलिए वो नीचे हो जाता है। या फिर क्यों हो जाता है, तो जोना पेलिसिडा होता है जो अब जब अपीयर होने लगता है तो उसके समय वो सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो नीचे आ जाता है। बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, दूसरा परसिस्टेंस ऑफ क्रोनिक एक्टिविटी। इसमें क्या है, जो हमारा डेसिडुआ कैपिलरीज है वो उसका डेवलपमेंट हमारा नीचे हो जाता है लोअर सेगमेंट में। ठीक है, इसका कारण भी उतना क्लियर नहीं है। अगला कारण क्या है, डिफेक्टिव डेसिडुआ, जो जहाँ पे डिसिडुआ होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, जिसके कारण ये देखने को मिलता है। या प्लासेंटा का सरफेस भीग हो जाने के कारण वो स्लिप करके नीचे आ जाता है। हाई रिस्क पेशेंट कौन से हैं, जिनमें मल्टीपैरिटी है, एक से ज़्यादा बच्चा है, माँ का एज 35 ईयर से ज़्यादा है, पहले सीजेरियन हो चुका है, या पहले उनमें क्या स्मोकिंग करते हों, या पहले किरेटेज हो चुका है, ये सब में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में हमें पढ़ना होगा प्लासेंटा के बारे में, अम्बिलिकल कोड के बारे में, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के बारे में। ठीक है, तो प्लासेंटा प्रीविया में जो प्लासेंटा होता है वो मेनली लार्ज और थिन होता है। ठीक है, अम्बिलिकल कोड जो कोड होंगे वो अटैच हो सकते हैं मार्जिन पे या इनटू द मेम्ब्रेन में। अगर मार्जिन पे अटैच होगा कोड तो उसको बैटल डोर प्लासेंटा कहते हैं, अगर मेम्ब्रेन में हो तो उसको वेलामेटस कहते हैं। अगर ये जो कोड है वो हमारे इंटरनल ओएस को इस तरह से छेक लेते, इसको हम भाषा प्रीविया कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ डिग्री, ये 4 टाइप का होता है। फर्स्ट को लो लाइंग, दूसरे को मार्जिनल, तीसरे को इनकम्प्लीट या पार्शियल, चौथे को सेंट्रल या टोटल कहते हैं। ठीक है, लो लाइंग जब प्लासेंटा हमारा अपर सेगमेंट में अटैच ना होकर लोअर सेगमेंट में अटैच हो जाए, लेकिन ये ओएस तक नहीं जाएगा। दूसरा में मार्जिन तक आ जाए, ओएस के मार्जिन तक आ जाए। तीसरा में हाफ ओएस को कवर कर दे, चौथे में फुल ओएस के कवर कर दे। पिक्चर देखना चाहिएगा, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये टाइप 1 है। ठीक है, ये टाइप 2 है मार्जिनल, टाइप 3 हाफ कवर किया, 4th टाइप 4 है। ठीक है, ये चारों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं जो टाइप 3 और टाइप 4 है, ये टाइप 1, 2, 3, 4। 2 का 2 पार्ट होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। टाइप 1 और टाइप 2 का एंटीरियर जो होता है वो माइल्ड में आता है, लेकिन टाइप 2 का पोस्टीरियर 3 और 4 सीवियर पेशेंट में आता है। लेकिन डेंजरस पेशेंट कौन सा कहलाता है, टाइप 2 पोस्टीरियर, इसको हम डेंजरस कहते हैं, डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया, हमेशा याद रखिएगा। अब ब्लीडिंग का कॉज क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया है, जो हमारा प्लासेंटा का ग्रोथ है वो जितना होना चाहिए उसका ग्रोथ उससे कम होने लगता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, जिससे कि हमारा लोअर सेगमेंट क्या हो, और लोअर सेगमेंट तो डायलेट कर ही रहा है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा प्लासेंटा है वो अपना
लोअर सेगमेंट में क्या होता है, शियर ऑफ होने लगता है, जिसके कारण यूटेरोप्लासेंटा का जो वेसल है वो ओपन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ट्रॉमा ये सभी कारण हो सकता है। ये जो ब्लड है क्या बच्चे का भी होगा? नहीं, ये जो ब्लड है वो हमेशा माँ का ही होगा। ठीक है, अभी इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे ब्लीडिंग को? तो ये जो मैकेनिज्म है जो कंट्रोल किया जाता है ब्लीडिंग को, वो कैसे? इसमें जो हमारा थ्रोम्बोसिस होता है ओपन साइनस का, या तो मैकेनिकल प्रेशर हम देते हैं प्रेजेंटिंग पाथ का, या प्लासेंटल इंफार्क्ट करते हैं। एक टर्म आएगा प्लासेंटा माइग्रेशन। ये क्या होता है? हम जब अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे 17 वीक पे, तो हमारा देखेंगे कि प्लासेंटा क्या है, इंटरनल ओएस को कवर किया हुआ है 10% केसेज में। और वही जब हम अल्ट्रासाउंड रिपीट करके 37 वीक पे ले जाएंगे, तो वहाँ पर वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे ना होके क्या है, वो ऊपर आ गया है। इसी को प्लासेंटल माइग्रेशन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो 20 वीक से क्या होता है 0.5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने लगता है, और ये मोर देन 5 सेंटीमीटर तक भी एक्सपेंड करता है, जिसके कारण हमारा प्लासेंटा माइग्रेशन होने का होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका क्लिनिकल फीचर्स, आप कोई भी पेशेंट आएगी तो सबसे पहले कैसे आएगी? पेशेंट आएगी तो कहे कि मैं बाथरूम गई थी, मेरे को हल्का हल्का ब्लड का स्पॉटिंग दिख रहा है। तो डॉक्टर पूछेंगे क्या ये दर्द करता है? नहीं मैम, दर्द नहीं करता, अपने आप बस बाथरूम गई थी तो दिखा था। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा वार्निंग साइन है कि अच्छा ये प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। जब हम इसमें कभी भी वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि हाँ नीचे से ब्लीडिंग हो रहा है, यूट्रस हमारे रिलैक्स्ड है और टेंडर नहीं है, तब ये हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, क्लिनिकल फीचर्स किसका है, प्लासेंटा प्रीविया का है। ठीक है, अब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्रस का साइज गेस्टेशनल पीरियड के बराबर होगा, फीटल हर्सोन प्रेजेंट होंगे, हेड फ्लोटिंग है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं ना, एक साल्टवर्थी साइन देखते हैं। साल्टवर्थी साइन क्या होता है? एक होता है कि जब हार्ट साउंड सुनेगा तो धक 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 करेगा, एक धक धक, तो स्लो हो जाता है फीटल हार्ट रेट जब हम हेड को प्रेस करते हैं, और जब वो प्रेशर हटा देते हैं तो वो क्या होता है, फिर से हार्ट रेट वापस आ जाता है। तो उसी को हम क्या करते हैं, साल्टवर्थी साइन कहते हैं। फुलबल में हम सिर्फ इंस्पेक्शन करेंगे, एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। जो ब्लड होगा वो ब्राइट रेड कलर का होगा। ठीक है, अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो इसका डायग्नोसिस मेनली सोनोग्राफी से होता है। सोनोग्राफी में हम ट्रांस एब्डोमिनल, ट्रांसवेजाइनल, ट्रांसपेरिनियल और कलर डॉपलर से भी कर सकते हैं। क्लिनिकल भी इसका यही होता है, तो दोनों तरह से हो जाएगा इसका डायग्नोसिस। उसके बाद प्लासेंटोग्राफी में, मतलब सोनोग्राफी जब हम करते हैं तो हमारा इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी है। इसका मेनली एक्यूरेसी 30 वीक में देखा जाता है, और ये एक 98%, क्योंकि पहले बता दिए थे, अगर पहले देखेंगे तो ये क्या प्लासेंटा माइग्रेशन हो सकता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी 98% कब आता है, जब ये 30 वीक पास कर जाए। ठीक है, ट्रांसवेजाइनल में हम क्या करते हैं, जो ट्रांसड्यूसर है वो वेजाइना से लेके जाते हैं, लेकिन सर्विक्स को वो टच नहीं करे। ट्रांसपेरिनियल किया जाता है, उसके बाद कलर डॉपलर किया जाता है, MRI किया जाता है। ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम डबल सेटअप एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, डबल सेटअप एग्जामिनेशन में इसको एक स्टेप वाइज किया जाता है। पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है सिजेरियन के लिए, ऑपरेशन टेबल पे रखा जाता है, इंट्रावेनस ड्रिप स्टार्ट करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा कहते हैं, इसमें इस पेशेंट में हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन और क्रॉस मैचिंग करके रखा जाता है। जनरल एनेस्थीसिया इसमें दिया जाता है। सारे प्रिकॉशन और किए जाते हैं। इसमें क्विक सर्जरी किया जाता है। कॉस्को स्पेकुलम डालते हैं सर्विस को इंस्पेक्ट करने के लिए। उसके बाद स्पेकुलम को रिमूव करते हैं, 1 फिंगर जेंटली से वेजाइना तक लेके जाएंगे। उसके बाद हम फॉर्निक्स को पल्पेट करेंगे और फील करेंगे कि कोई बॉसी मास तो इसमें नहीं है। ठीक है, हेड फेल्ट अगर हो रहा है क्लियरली, ठीक है, प्लासेंटा फर्म है कि नहीं है, टफ है, सारे कुछ फील फाल करके ये किया जाता है।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको पता है कि सबसे पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका अब्रप्सियो प्लासेंटा होगा। कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ सकते हैं, तो माँ में कॉम्प्लिकेशन आएगा या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर या ये आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या हो सकता है कि ज़्यादा हेमरेज हो जाने के कारण पेशेंट शॉक में जा सकती है, मेल प्रेजेंटेशन हो सकता है, प्री मैच्योर लेबर हो सकता है, पहले ही लेबर स्टार्ट हो सकता है, ड्यूरिंग लेबर में क्या हो जाएगा, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, पॉज प्रोलैप्स, डायलेशन, ये सब देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इंट्रापार्टम हेमरेज भी हो सकता है और उसके बाद पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है। ये सब मेनली देखने को मिलता है। आफ्टर डिलीवरी में सेप्सिस हो सकता है इन्फेक्शन के कारण, या ऑपरेटिव टाइम ज़्यादा हो जाने के कारण, प्लासेंटा नियर द वेजाइना होने के कारण एनीमिया हो सकता है। ठीक है, एम्बोलिज्म हो सकते हैं। आप फीटल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, लो बर्थ बेबी हो सकता है, एस्फेजिया, जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए बेबी को उतना ना मिल पाने के कारण एस्फेजिया हो सकता है। उसके बाद इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकता है, बर्थ इंजरी या कंजेनाइटल मेल फॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हमारा प्रोग्नोसिस क्या है। सबसे पहले माँ के लिए तो हम कैसे भी प्लासेंटा प्रेविया के कारण जो मैटरनल डेथ हो रहा है उसके क्वांटिटी को कम करना, फीटल में इसके डेथ और इसके प्री मैच्योरिटी को ये बराबर करना ही मेन हमारा एम होता है। तो ये अगर घर पे रहेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन में सबसे पहले हम एडिक्वेट एंटीनेटल केयर करते हैं। ठीक है, हेल्थ स्टेटस चेक करते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं और ये हेमरेज को इग्नोर नहीं किया जाता है। होम पे सबसे पहले बेड रेस्ट को देंगे, ब्लड लॉस कितना है ये देखेंगे। उसके बाद उसका वाइटल साइन जैसे कि पल्स, ब्लड प्रेशर, डिग्री ऑफ एनीमिया, ये सब चेक करेंगे। एब्डोमिनल को चेक करेंगे कि वो टेंडर है कि नहीं है। वेजाइनल एग्जामिनेशन इसमें नहीं करना चाहिए। ट्रांसफ़र तो हॉस्पिटल ट्रांसफ़र तभी करना चाहिए जब आपके पास फ्लाइंग स्क्वेड प्रजेंट है। फ्लाइंग स्क्वेड कहने का क्या मतलब है, उस हॉस्पिटल में जहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इमरजेंसी, सिजेरियन, निको केयर, ये सब कुछ प्रजेंट है। तो हम क्या ट्रांसपोर्ट ऐसे ही कर देंगे, नहीं, IV डेक्स्ट्रोज सेलाइन ड्रिप स्टार्ट करके ही उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। एडमिशन करने के बाद आपको सारा प्रोसीजर किया जाएगा। अब एडमिशन करने के इसमें ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, तो 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक तो इमीडिएट अटेंशन करना चाहिए। इमीडिएट अटेंशन उनमें किया जाता है जिसमें जो मदर है वो शॉक में चली गई हैं। ठीक है, अब एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस करते हैं। इसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मैकेफी और जॉनसन प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है, और डेफिनेट मैनेजमेंट में दोनों हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है कि हेमोग्लोबिन 10 से ज़्यादा है कि नहीं, या हेमोक्रेट 30% से ज़्यादा है कि नहीं। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक है या ग्रेटर देन 37 वीक है, सभी देखेंगे। ठीक है, इसमें हम बेड रेस्ट करने को कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हेमोग्लोबिन ग्रुप, ब्लड ग्रुप टाइपिंग, मैचिंग, यूरिन में कितना प्रोटीन है, ये सब देखेंगे। पीरियोडिक इंस्पेक्शन किया जाता है। मिली 2 से 3 वीक पे हमें इसमें अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत पड़ती है। हम उन्हें ब्लड बनने के लिए दवा भी दिया जाता है। उसके बाद इसमें टोकोलाइसिस यूज नहीं करेंगे अगर ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो, लेकिन अगर टोकोलाइसिस का जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट हम लोग यूज कर सकते हैं अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ आ रहा है। तो हम सर्विकल सर्कुलेज भी करते हैं, नीचे बांध भी सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ तो नहीं होता है। मेनली ये सब हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में होता होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक को पार कर जाए, ताकि हम ये प्री मैच्योर का दर नहीं रहे, नहीं तो कम से कम स्टेरॉयड तो पड़ जाएंगे। ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट में तो आपको पता है क्या क्या करना होगा। अब डिफिनिट मैनेजमेंट में अगर जो हमारा प्लासेंटा है विदिन 2 सेंटीमीटर ऑफ इंटरनल ओएस है तो हम सिजेरियन करेंगे, लेकिन 2 to 3 सेंटीमीटर अवे है तो हम वेजाइनल डिलीवरी का सोच सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना दिया गया है एल्गोरिदम कि कोई पेशेंट आए, उसका अगर एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है तो आप उसका जनरल और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे।
कितना ब्लड लॉस हुआ है, उसका हेमोग्लोबिन, हेमोक्रेट, ABO और RS ग्रुप टाइपिंग करेंगे। फिर उसको रिसक्सेशन करेंगे, ये कैनुला ये सब लगा देंगे और अल्ट्रासाउंड करेंगे। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट कब करते हैं? जब कोई भी एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो, प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक हो, पेशेंट स्टेबल हो, फीटल हर्सन प्रेजेंट हो, ये CTG ये क्या हो, रिएक्टिव हो, फीटस मतलब ठीक रहे। तो 37 वीक उसको अगर हो गया है तो हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। आप देखेंगे कि प्लासेंटा कहाँ पर है। तो 2 to 3 सेंटीमीटर अगर अवे रहेगा तो हम नॉर्मल डिलीवरी पे जोड़ करेंगे, अगर उसके पास रहेगा तो हम सिजेरियन करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी में ARM प्लस ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है। अगर लेबर प्रोग्रेस है तो ठीक है, कुछ नहीं, हम वेजाइनल डिलीवरी करेंगे। अगर लेबर प्रोग्रेस नहीं है और ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो हम सिजेरियन करेंगे। यहाँ तक समझने में कोई भी है नहीं प्रॉब्लम है। एक्टिव इंटरफेरेंस कब किया जाता है? जब जो प्रेगनेंसी है वो मोर देन 37 वीक है, ब्लीडिंग कंटिन्यू है, पेशेंट लेबर में है, लेकिन फीटल हर्सन क्या है, एब्सेंट है। तो उसमें क्या करेंगे? स्टेरॉयड थेरेपी करेंगे, ठीक है। और अगर लेस देन 34 वीक रहा तो उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर जो किए थे वो करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अब रेप्सियो प्लासेंटा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, सी यू।